Hello class, today I am going to teach about the subject Commerce, class 10, chapter Central Bank. In this video we will discuss about origin of Central Bank of India. The last video I have discussed about meaning of central banks and characteristic of central bank. But before starting this topic, I will also revise what I taught in last video. Characteristic of central banks. That is a non-profit seeking enterprises. The first and most important characteristic is non-profit seeking enterprises. It means that central bank work just for only welfare of the country. सेंट्रल बैंक किस लिए वर्क करता है? हमारी कंट्री के वेलफेयर के लिए. वेलफेयर में क्या आएगा कि जिससे कि हमारी कंट्री जो है वो डेवलप कर सके, मनी सिस्टम है वो कंट्रोल किया जा सके, वो सारे स्टेप सेंट्रल बैंक लेता है जिससे कि कंट्री जो है वो डेवलप की तरफ जाए. तो इसीलिए कहा गया सेंट्रल बैंक जो है वो नॉन प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, वो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता है. जैसे हम अगर कमर्शियल बैंक को देखते हैं, कमर्शियल बैंक क्या है, वो प्रॉफिट के लिए वर्क करता है क्योंकि वो इंटरेस्ट पर हमको लोन देगा, इंटरेस्ट से रिसीव करेगा, वो एक ब्रोकर भी बन जाता है. और बहुत सारे कमर्शियल बैंक के वर्क होते हैं. कमर्शियल बैंक प्रॉफिट के लिए वर्क करता है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या वी कैन से दैट द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वो किस लिए वर्क करते हैं? वेलफेयर ऑफ द कंट्री. अगर ये क्वेश्चन में पूछा जाए वेलफेयर ऑफ द कंट्री जो है वो कौन सा बैंक करता है, तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन होंगे. तो उसमें जो ऑप्शन होगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज अ आंसर ऑफ वेलफेयर ऑफ द कंट्री, दैट वर्क एज अ वेलफेयर ऑफ कंट्री. सेकेंड क्या? कंट्रोल एंड पार्टिसिपेशन ऑफ द गवर्नमेंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सेंट्रल बैंक जो है वो हमारे गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है, उसमें पार्टिसिपेट करता है क्योंकि गवर्नमेंट की वर्किंग में पार्टिसिपेशन करता है ताकि गवर्नमेंट अपना डिसीज़न, अपने वर्क को बहुत ही अच्छे से कर सके. इसीलिए जो नोट इशू पॉलिसीज़ है, सेंट्रल बैंक एक ऐसा बैंक है जो सिर्फ और सिर्फ नोट इशू कर सकता है. इसीलिए इसको बोला गया ये मोनोपोली है ऑफ नोट इशू. नोट इशू करने का ये सिर्फ एक ही बैंक है जो नोट इशू कर सकता है. लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉल्ट, ये भी सेंट्रल बैंक के लिए बोला गया है. इट मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए जब किसी भी कमर्शियल बैंक को कहीं से लोन ना मिले तो वो कहाँ जाए? लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, मतलब RBI जाएगा वहाँ पर, उसको जो भी चीज़ होगी वो जितने भी नीडेड अमाउंट होंगे वो प्रोवाइड किए जाएंगे. कस्टोडियन ऑफ द कैश रिजर्व ऑफ, एक तरह से कस्टोडियन बनता है कमर्शियल बैंक. कमर्शियल बैंक का कस्टोडियन का मतलब ये मीनिंग क्या होती है कि वो एक तरह से जस्ट लाइक अ गार्जियन बनता है कमर्शियल बैंक के लिए. एजेंट है, एजेंट बैंकर है, एजेंट एंड एडवाइज़र टू द गवर्नमेंट के लिए एक बैंकर है, एक एजेंट की तरह वर्क करता है, एक एडवाइज़र की तरह वर्क करता है. कौन? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. कंट्रोलर ऑफ मॉनेटरी सिस्टम, जो भी मॉनेटरी सिस्टम है, मनी से रिलेटेड जो भी सर्कुलेशन हो रहा है उसको कंट्रोल करने का राइट सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? सेंट्रल बैंक के पास. अब यहाँ पे वर्ड आता है ओरिजिन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. कब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश हुआ? क्या रीज़न था कि हमारे कंट्री में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश हुआ? क्या क्या प्रोसेस हुए? कौन कौन सी कमेटी बैठाई गई तो इस्टेब्लिश है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. और हर एक कंट्री में एक सेंट्रल बैंक होता है. इंडिया का अलग है, अमेरिका का अलग है, जापान का अलग है. जितनी भी कंट्री है सबका एक सेंट्रल बैंक होता है. नाउ जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, कब हुआ था? 1914 to 18. उस टाइम पर जो है मॉनेटरी सिस्टम कंट्री की बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुई थी. मॉनेटरी सिस्टम बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुई थी. वो एक सबसे बड़ा रीज़न है कि हमारे कंट्री में एक बैंक इस्टेब्लिश किया गया जिसका नाम था एम्पेरिकल बैंक ऑफ इंडिया. कब इस्टेब्लिश किया? 1921 में इस्टेब्लिश हुआ. किस चीज़ के बाद हुआ? जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो एंड हुआ और उसका इफ़ेक्ट मॉनेटरी सिस्टम पर, मतलब मनी से रिलेटेड सिस्टम पर जो है वो पड़ा. एक बैंक इस्टेब्लिश, उसी को किस चीज़ को ड्रॉबैक करने के लिए एक बैंक इस्टेब्लिश हुआ, एम्पेरिकल बैंक. और एम्पेरिकल बैंक अगर पूछा जाता है वो कब इस्टेब्लिश हुआ? 1921 में हुआ.
इसका वर्क क्या था, तो ये सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक दोनों का काम करता था। उस टाइम पर कमर्शियल बैंक की तरह भी वर्क करता था और एक तरह से वो सेंट्रल बैंक का भी वर्क करता था, जिसे बैंकर टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का एक बैंक वो एम्पेरिकल बैंक वर्क जस्ट लाइक अ बैंकर टू द गवर्नमेंट। सेकेंड, बैंकर्स बैंक, ये सारे बैंकों का भी बैंक उस टाइम पर एम्पेरिकल बैंक था, बट इसके बहुत सारे ड्रॉबैक निकले। ड्रॉबैक क्या था कि एम्पेरिकल बैंक वर्क जस्ट लाइक अ सेंट्रल बैंक बट डू नॉट इशू नोट। जैसे हम लोग ने पढ़ा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है, नोट इशू करता है, तो इसमें क्या है, सेंट्रल बैंक जो है एम्पेरिकल बैंक, उसको राइट नहीं दिया गया था कि वो नोट इशू कर सके। ना ही दिस बैंक यूज टू compete with other bank, no control on monetary and credit because all the bank kept their। तो इन्हीं सारी चीज़ों, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि इसको वर्क एम्पेरिकल बैंक वर्क जस्ट लाइक अ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बट डू नॉट परफॉर्म टू इशू नोट। उसके बाद एक कमेटी बनाई गई 1925 में, जिस कमेटी का नाम क्या था, हिल्टन यंग कमेटी। उस कमेटी में सबसे पहले इस चीज़ को डिसीज़न लिया गया कि एक कंट्री के लिए एक स्पेशल एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए। अगर ये पूछा जाता है किस कमेटी में ये डिसीज़न लिया गया कि कंट्री के पास एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए, तो वो कमेटी का क्या नाम है, हिल्टन यंग कमेटी। अब उस कमेटी में जो है सेंट्रल बैंक को एक बैंक इस्टेब्लिश किया गया कि हाँ, एक बैंक जो है जो वर्क करे टू इशू नोट्स, टू कंट्रोल क्रेडिट एंड टू वर्क एज ए एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट। बट ये बिल जो है फाइनली पास नहीं हुई। उसके बाद फिर एक कमेटी बनाई गई 1929 में। उस कमेटी का नाम था सेंट्रल बैंक इंक्वायरी कमेटी, और इस कमेटी के अंदर जो है सेंट्रल बैंक को इस्टेब्लिश कर दिया गया। फाइनली एक्ट पास हो गया 1934 में, और 1 अप्रैल 1936 को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, डैट इज़ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है, वो इम्प्लीमेंटेड हो गया, वो स्टार्ट कर दिया अपनी फंक्शनिंग करना। इसमें 3-4 बने। 1925 को हिल्टन यंग कमेटी बनी, जिसमें सेंट्रल बैंक के लिए डिसीजन लिया गया कि एक बैंक होना चाहिए ऐसा। 1929 में दूसरी कमेटी बैठी, जिसमें फाइनली ये चीज़ पास आउट हुआ। उस कमेटी का क्या नाम था, सेंट्रल बैंकिंग इंक्वायरी कमेटी। एंड 1934 में ये बिल पास हुआ। 1935 1 अप्रैल 1935 को ये अपना सेंट्रल बैंक वर्क करने लगा, जस्ट लाइक अपने वर्क को स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पर वर्ड आता है नेशनलाइजेशन ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। कब नेशनलाइजेशन हुआ, मतलब सेंट्रल बैंक एक वर्क तो करने लगा, मगर उसको नेशनलाइजेशन कब मिली है, तो वो मिली है 1948 आफ्टर इंडिपेंडेंट के बाद वो जो है एक नेशनलाइज बैंक बन गया। तो क्वेश्चन को हमको पढ़ना है, MCQ से रिलेटेड क्वेश्चन में ही ये सारी चीज़ पूछी जाती है छोटी छोटी सी, कि नेशनल बैंक कब, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब नेशनलाइज किया गया, 1948 को नेशनलाइज किया गया। कब इस्टेब्लिश हुआ, तो वो 1934 में। कब फंक्शनिंग स्टार्ट उसने किया, तो 1935 को स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पे फंक्शन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का 2 फंक्शन होते हैं। उसके फंक्शन को हम 2 तरह से डिवाइड करते हैं, एक सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन, एक जनरल बैंकिंग फंक्शन। सेंट्रल क्या कि यहाँ पे क्या सेंस है कि सेंट्रल सिर्फ यही जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही ये काम कर सकता है, अदर बैंक कोई भी कमर्शियल बैंक जो है ये वर्क नहीं कर सकते। और जनरल बैंकिंग फंक्शन, इसका मतलब ये कि अदर भी जो बैंक होंगे वो भी इस तरह से वो भी जो है और सेंट्रल बैंक दोनों सेम वर्क कर सकते हैं। सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन, इशू ऑफ द नोट्स, ये तो हम लोग जानते हैं। सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि नोट कहाँ से इशू होती है, कौन इशू करता है, तो वो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो नोट इशू करती है। बैंकर्स बैंक क्या है कि जो हमारे बैंकों का बैंक है, सारे बैंक हैं, उनको क्रेडिट चाहिए, उनको कोई भी तरह से डिपॉजिट अपना करना है, एक रेपो रेट क्या है, और CR क्या है, SLR क्या है, ये सारी चीज़ आप लोग आगे चल कर पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ क्या है, वो काम करता है बैंकर ऑफ द बैंक, वो क्या होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट बैंक, तो ये तो अभी हम लोग ने पढ़ा है कि इसमें जो है हम लोग
एक जनरल पब्लिक होता है उसके अकाउंट्स नहीं ओपन हो सकते रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। सिर्फ अकाउंट किसके ओपन हो सकते हैं, गवर्नमेंट के। जितने भी हमारे कमर्शियल बैंक हैं वो अपने अकाउंट्स ओपन कर सकते हैं। तो इसीलिए कहा गया है ये जो बैंक है किसका बैंक है, गवर्नमेंट बैंक है, ये गवर्नमेंट्स बैंक का है। फोर्थ पॉइंट है सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो सेंट्रल बैंक के पास सिर्फ ये राइट होता है जितने भी हमारे फॉरेन एक्सचेंज है, फॉरेन रेट्स है, किस टाइम पर कितने डॉलर होना चाहिए, किस टाइम $1 कितने रुपीज़ के बराबर होना चाहिए और उसके एक्सचेंज रेट क्या है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में हमको जिस फॉर्म में भेजना है या IMF में STR के फॉर्म में भेजना है। तो ये सारे काम जो है जो मतलब इसका डायरेक्ट मतलब ये समझ ले कि दूसरे कंट्री से जो रिलेशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ हमारे सेंट्रल बैंक कर सकता है। क्रेडिट कंट्रोल, क्रेडिट कंट्रोल क्या है, क्रेडिट जो भी क्रेडिट चीज़ हो, जो भी मॉनेटरी फॉर्म में जो भी हमारे कंट्री में सर्कुलेट हो रही, जैसे मनी का सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा हो गया तो सेंट्रल बैंक के पास ये राइट होता है कि वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देती है। इंटरेस्ट रेट जब बढ़ जाएगा तो लोग जो है लोन कम लेंगे तो लोगों के पास पैसे कम आएंगे और उसका असर क्या होगा, क्रेडिट कंट्रोल हो जाएगी, मार्केट में जो है मनी की सर्कुलेशन कम हो जाएगी। क्लियरिंग हाउस बैंक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। क्लियरिंग हाउस बैंक दैट इज़ अ सेंट्रल बैंक जो है वो वर्क करती है एज अ क्लियरिंग हाउस बैंक। कैसे क्लियरिंग हाउस बैंक का काम करती है, जैसे दो बैंक है, अब यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। दो बैंक है, जैसे HDFC है और दूसरा SBI है। अब एक पर्सन है, एक होल्डर, अकाउंट होल्डर है A जो कि SBI में उसका अकाउंट खुला है, अब B जिसका HDFC में बैंक खुला हुआ है उसका अकाउंट खुला हुआ है। अब A को ट्रांजैक्शन करना है B को, तो पहले क्या होता था, A पहले यहाँ से पैसा निकालता था SBI को, देन दे गिव अमाउंट टू HDFC, तो वो HDFC को अपना अमाउंट देता था। मगर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है अब जब सेंट्रल बैंक वर्क जस्ट लाइक अ क्लियरिंग हाउस, तो यहाँ पर क्या होता है कि डायरेक्ट ट्रांजैक्शन होता है। हर एक बैंक को अपना अपना रिकॉर्ड बनाना होता है। फिर से एक बार समझाते हैं इसको कि क्लियरिंग हाउस क्या है। क्लियरिंग हाउस क्या है, जब कोई भी ट्रांजैक्शन अगर कैश में हो रहा है तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। अगर ट्रांजैक्शन किस में हो रहा है, क्रेडिट पर हो रहा है, क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट पर हो रहा है। क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट क्या है, जैसे चेक पर हो रहा है, ठीक है, बैंक ड्राफ्ट है, तो ये सारी चीज़ है। अब यहाँ से दो बैंक है, SBI और इलाहाबाद बैंक। अब इलाहाबाद बैंक का नाम बदल गया है तो हम इसको ले लेते हैं HDFC बैंक। कोई भी दो बैंक है, एक होल्डर SBI का है अकाउंट होल्डर और दूसरा होल्डर जो है वो हमारा HDFC का है। अब अकाउंट A जो है उसको कुछ ट्रांजैक्शन, जो एक होल्डर है B जिसका अकाउंट HDFC में, उसको कुछ सेंड करना है, उसको देना है। तो यहाँ पर क्या है कि क्लियरिंग हाउस का वर्क, सेंट्रल बैंक का काम क्या होता है कि यहाँ से इशू हुआ और यहाँ पे डिपॉजिट हुआ। अब इनको जो जैसे चेक इनके पास पहुँचा, अब ये यहाँ पर जाएंगे, इंक्वायरी करवाएंगे कि हाँ इसके अकाउंट में ये सब है कि नहीं है, फिर यहाँ से कैश ट्रांजैक्शन होकर के HDFC में जाता है। तो ये चीज़ जो है पहले क्या था, बहुत ही टिपिकल थी। अब क्या हो गया कि SBI ने एक हाउस क्रिएट कर दिया गया जिसे क्लियरिंग हाउस है। इन दोनों को अपना अपना पर्सनल रिकॉर्ड बनाना पड़ता था कि हमने एक दिन में कितना क्रेडिट किया है, कितना हमारा डेबिट हुआ। इसी तरह से ये भी करते, एक दिन में कितना क्रेडिट हुआ, कितना डेबिट हुआ। ये लोग अपने अपने एजेंट को भेजते हैं, यहाँ का एजेंट इनके पास जाता है, पूरा रिकॉर्ड लेता है अपने अकाउंट को मेंटेन करने के लिए, इनका एजेंट इनके पास जाता है पूरा अकाउंट मेंटेन करने, जिससे बहुत ही लंबा और टाइम टेकिंग प्रोसेस था। तो सेंट्रल बैंक ने एक हाउस को क्रिएट कर दिया, क्लियरिंग हाउस। और इसका वर्क क्या होता है कि ये एक जो है ये अपना एक अकाउंट बनाता है, कोई भी ट्रांजैक्शन होगा तो वो अपने इसमें रिकॉर्ड करेगा, हर एक लोगों को बता देगा इतना इनका डेबिट हुआ, इस अकाउंट से इतना गया, इस अकाउंट से ये गया। तो इसी तरह से ये काम सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकता है, RBI।
अब यह आज की टॉपिक इतनी ही है। यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी क्वेश्चन। अब हम लोग नेक्स्ट उस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे जनरल बैंकिंग सिस्टम। थैंक यू।